नमस्कार, स्वागत है। आइए मैं आपको व्याकरण 9th क्लास में जो भी व्याकरण पूछे जाएंगे एक ही वीडियो में सारे बताने जा रहा हूं। सबसे पहले शब्द और पद को लेकर आते हैं। तो शब्द और पद क्या है? शब्द सार्थक वर्णों के समूह को कहते हैं। शब्द सार्थक वर्णों के समूह को कहते हैं, जबकि जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह पद बन जाता है। पद किसे कहते हैं? जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह पद बन जाता है। अब इससे प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं? शब्द और पद में क्या अंतर है? तो शब्द क्या है कि शब्द सार्थक वर्णों का समूह है, जबकि पद शब्द का प्रयोग जब वाक्य में करते हैं या शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद बन जाता है। एक तो ये है। दूसरा, शब्द स्वतंत्र इकाई है, जबकि पद व्याकरण के नियमों से बंधा होता है। तीसरी बात क्या है? शब्द का स्थान शब्द का स्थान शब्दकोश में होता है, जबकि पद का स्थान वाक्य में होता है। यह तो शब्द और पद का मैंने अंतर आपको बताया है। दूसरा प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक वाक्य दे दे और उसमें पद को अंडरलाइन कर दे, रेखांकित कर दे, और आपसे पूछा जाए कि रेखांकित पद का भेद बताइए। जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, और एवरेस्ट को अंडरलाइन कर दे, ऊंची को अंडरलाइन कर दे, और आपसे कहा जाए कि रेखांकित पदों का भेद बताइए, ये दोनों कौन से पद हैं। जैसे ऊंची को अंडरलाइन किया है तो यह विशेषण पद है, और एवरेस्ट को किया है तो यह संज्ञा पद है। तीसरा जो तरीका है कि पद के कितने भेद होते हैं, तो पद के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद और क्रिया विशेषण पद। कई बार शब्द के भेद भी पूछे जाते हैं। शब्द के भेद आमतौर पर नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर पूछ दे तो आप जानते ही हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर इस तरह से आप दे सकते हैं। तो ये शब्द और पद से संबंधित प्रश्न है। तो आइए आपको मैं उसे कुछ उदाहरण आपसे करवाता हूं कि क्या क्या है। तो उदाहरण देखिए। शब्द और पद करने के बाद किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पर आकर चर्चा करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, शब्द और पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द और पद में जब सार्थक शब्दों का समूह शब्द कहलाता है, और जब शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो वह शब्द पद बन जाता है। शब्द एक स्वतंत्र इकाई है, जबकि पद व्याकरण के नियमों से बंधा होता है। शब्द शब्दकोश में पाया जाता है, जबकि पद का स्थान वाक्य में होता है। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की। तो ये शब्द और पद में अंतर क्या है, इसके बारे में बताया। दूसरा जो तरीका है जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और वह प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक वाक्य दे दिया और उसमें हर एक पद को अंडरलाइन करके आपसे पूछा गया कि रेखांकित पद का भेद बताइए। जैसे यहां पर हमने किया है, सोहन घर तेजी से जा रहा है। तो यहां पर सोहन कौन सा पद है? सोहन संज्ञा पद है। घर कौन सा पद है? घर संज्ञा पद है। तेजी से क्रिया विशेषण पद है। जा रहा है, या जा भी हम कह सकते हैं, तो जा क्या है? क्रियापद है। इस तरह से और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह महंगी गाड़ी है, तो यह क्या है? यह महंगी गाड़ी है, तो यह सर्वनाम पद है। महंगी विशेषण है, और गाड़ी क्या है? गाड़ी में हमने अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन गाड़ी में भी अगर पूछे तो संज्ञा पद है, क्रियापद है। उसी तरह से मेरा विद्यालय विशाल है, तो विशाल कौन सा पद है? विशाल विशेषण पद है। एक बात और ध्यान से सुनिए, पद प्रश्न हो सकता है कि पद के कितने भेद हैं। पद के 5 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद,
क्रियापद और क्रिया विशेषण पद। एक और देखिए जो प्रश्न आ सकता है, जैसे गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है या गुलाब का फूल सुंदर होता है। यहाँ पर गुलाब क्या है? गुलाब संज्ञा पद है, फूल संज्ञा पद है, होता है क्रियापद है। तो इस तरह से पद से, पद शब्द और पद से इसके भेद हो सकते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द ये भी पूछा जा सकता है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और यह भी पूछा जा सकता है कि शब्द और पद में क्या अंतर है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। तो आइए अब हम आगे करवाने जा रहे हैं अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार हमारा, अनुस्वार जो है नासिक ध्वनि है। किसके? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये जो 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग का जो 5वां वर्ण है, 5वां ध्वनि है, 5वीं ध्वनि है या 5वां वर्ण है, यानी कि ंग, य, ण, न और म, ये जब आधा लिखते हैं तो अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार मूलतः व्यंजन ध्वनि होता है। इसके उच्चारण में ये इसे अयोगवाह भी कहते हैं, और इसके उच्चारण में हवा नाक से अधिक निकलती है, मुंह से कम निकलती है। ये नासिक ध्वनि इसलिए कहते हैं। अगला जो है, इसे जब लगाने के लिए अनुस्वार, जैसे पंखा लिखा हमने, प के ऊपर अनुस्वार लगाया, बिंदी जिसे डॉट कहते हैं, बिंदी लगा दी, और उसके बाद ख आ की मात्रा, पंखा, इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये अनुस्वार है। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक मूलतः स्वर है, और ये चंद्र बिंदु का, जैसे चांद, चांद हम लिखते हैं तो चांद, चा, च आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, द, चांद। आंख, आ ऊपर चंद्र बिंदु, ख, आंख। इस तरह से हम अनुस्वार लगाते हैं। प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आ सकता है कि आपको शब्द दे दे और कहा जाए कि उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर पुनः लिखिए। प्रश्न दे दे और आप शब्द दे दे और आपसे कहा जाए कि अनुनासिक का प्रयोग कर शब्द को पुनः लिखिए। तो आइए उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुस्वार जैसे दिया गया कि नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर पुनः लिखिए। जैसे नालंदा, नालंदा में क्या होगा? नालंदा। तो नालंदा को हम कैसे लिखेंगे? उत्तर में आपको मैं बता दूं कि नालंदा, ये उत्तर है। नालंदा हम इस तरह से अनुस्वार लगाकर लिखेंगे। अंतर, अंतर को हम कैसे लिखेंगे? अंतर, अंतर ऐसे लिखेंगे, अंतर। उसके बाद पंखुड़ी को कैसे लिखेंगे? देखिए मैं आपको बता देता हूं, पंखुड़ी इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह से मंडल, मंडल हम कैसे लिखेंगे? मंडल में यहां पर अनुनासिक लगा दिया है, लेकिन मंडल में क्या होगा? अनुस्वार होगा, मंडल ऐसे लिखेंगे। अंक, अंक कैसे लिखेंगे? यहां पर भी नासिक ध्वनि होगी, अंक ऐसे होगा। संपर्क कैसे लिखेंगे? संपर्क हम लिखेंगे संपर्क, इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसी तरह दंड, दंड में भी क्या होगा? अनुस्वार लगेगा, द के ऊपर अनुस्वार, ड, दंड, दंड लगाएंगे। उसी तरह पंथ में प के ऊपर अनुस्वार और थ, पंथ। दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है? प्रश्न हो सकता है कि उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। बंटवारा, बंटवारा में ब के ऊपर अनुस्वार जहां पर है वहां पर चंद्र बिंदु लगा देंगे। तो कैसे हो जाएगा? एक मैं लिखकर आपको बताता हूं। बंटवारा, ये देखिए, बंटवारा ऐसे होगा। हंसमुख, हंसमुख कैसे होगा? हंसमुख इस तरह से होगा, ये देखिए। उसी तरह से आंवला, आंवला में भी चंद्र बिंदु लगेगा। चांदनी में भी चंद्र बिंदु लगाएंगे। पहुंचना में ह के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। आंधी में भी आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। उसी तरह से अगला देखिए, धुआंधार में आ जो है धुआंधार, इस तरह से यहां पर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। कैसे? ये देखिए मैं आपको बताता हूं।
धुआंधार, इस तरह से। उसी तरह से पांचवी में पा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, और चांद में जानते ही हैं, चांद में चा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। चिट्ठियाँ या जो है उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो चिट्ठियाँ हो जाएगी। यहाँ पर इसी तरह से निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त स्थान पर अनुस्वार चिन्हों का प्रयोग कर पुनः लिखिए। इस तरह से किया जा सकता है। दूसरा जो एक और प्रश्न होगा जो बन सकता है, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है, ये प्रश्न हो सकता है। तो अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर होगा कि अनुस्वार व्यंजन ध्वनि है जबकि अनुनासिक स्वर ध्वनि है। अनुस्वार जितने भी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग हैं, इसमें के जो अंतिम वर्ण है, पांचवा वर्ण है, वह नासिक ध्वनि है, और वह जब आधा लिखा जाता है तो उसकी जगह पे अनुस्वार का प्रयोग होता है। जबकि अनुनासिक में ऐसा नहीं है। अनुनासिक में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जैसा कि हमने यहां पर किया है। देखिए, जैसे बंटवारा किया है, हंसमुख किया है, ये अनुनासिक है। लेकिन जब हम चांद की बात करते हैं तो यह भी अनुनासिक है। चिट्ठियां की बात करते हैं, वहां पर भी अनुनासिक लगाते हैं। लेकिन जब हम आरंभ की बात करते हैं, आ र के ऊपर अनुस्वार भ आरंभ, चंपक च के ऊपर अनुस्वार प क चंपक, सुंदर सु के ऊपर अनुस्वार द र सुंदर, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे एक सुंदर लिखकर दिखा देता हूं। सुंदर मैं लिखकर दिखा देता हूं आपको, देखिए। तो प्रश्न इसी तरह से आएंगे। ये देखिए, ये मैंने यहां पर आपको लिखकर दिखाया है, इसे हम रेड भी कर देते हैं। तो ये इस तरह से प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न यहां पर क्या क्या हुआ? प्रश्न अभी तक हमने आपको क्या बताया? शब्द और पद, उसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? वह जो मूल शब्द के आगे लगता है, जो मूल शब्द के आगे लगता है वह उपसर्ग कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, दिन यहां मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग है तो प्रतिदिन। बेईमान, बे उपसर्ग है, ईमान मूल शब्द है, बेईमान। आमरण या अमर, अ उपसर्ग है, मर मूल शब्द है, अमर। अज्ञान, अ मूल शब्द है, ज्ञान यहां पर वो अ उपसर्ग है, ज्ञान जो है मूल शब्द है, अज्ञान। विज्ञान उसी तरह से बन जाएगा, विशेष ज्ञान जिसका अर्थ है। उसके बाद आइए देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। दो तरह से प्रश्न बनते हैं बच्चे। क्या क्या बन सकता है? एक तो आपको मूल शब्द दे दे और कहा जाए कि मूल शब्द और उपसर्ग दोनों अलग कीजिए। दूसरा, आपसे मूल शब्द और उपसर्ग को प्लस करके दे दे, जैसे प्रति जमा दिन दे दे, और आपसे कहा जाए कि इसे लिखिए। जैसे प्रतिदिन आप लिखेंगे, मूल शब्द अलग करने के लिए कहा जाए, उपसर्ग अलग करने के लिए कहा जाए, या उपसर्ग लगाकर नए शब्द का निर्माण करने के लिए कहा जाए। अब एक परिभाषा मैं दे देता हूं कि उपसर्ग किसे कहते हैं? वह शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर नए शब्द का निर्माण करता है या शब्द का अर्थ बदल देता है, वह उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, तो उदाहरण देखिए किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए अब उपसर्ग का कुछ उदाहरण लेकर करते हैं। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग अध जला, अध जला, अध जला हम लिखेंगे यहां पर कैसे, किस तरह से लिख सकते हैं? अध जला इस तरह से लिखेंगे। अनपढ़, अनपढ़ लिख देंगे, यहां पे अन है। कुमार्ग, कुमार्ग को दोनों को जोड़ देंगे, कु यहां उपसर्ग है। उपनेता, उप यहां पर उपसर्ग है। अति, अतिजमा आचार, अत्याचार। इसे एक बार मैं लिखकर आपको दिखा देता हूं। अत्याचार। भरपेट, भरपेट। बिना कहे, बिना जो है यहां उपसर्ग है, कहे में लगा दिया। समझ, ना समझ, समझ मूल शब्द है ना। अब देखिए कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा, मान लीजिए अत्याचार एक शब्द दे दिया या भरपेट शब्द दे दिया और आपसे कहा गया कि भरपेट में मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। तो पेट मूल शब्द है और भर जो है उपसर्ग है। उसी तरह अत्याचार में आचार जो है वह मूल शब्द है और अति उपसर्ग है।
ना समझ, ना समझ में समझ वह मूल शब्द है, ना उपसर्ग है। इस तरह से प्रश्न हो जाएंगे। गैर हाजिर, डर, दर असल है ये, दर असल, यहां पर दर असल जो है, असल मूल शब्द है, दर उसका है। सब इंस्पेक्टर, हमदर्द, अनुगमन, अधिकार, अवगुण, गुण मूल शब्द है, अब उपसर्ग है। संरचना, संरचना यहां पे हो जाएगा। कैसे लिखेंगे संरचना? यहां पे आधा म है, ये म आधा है, तो संरचना लिखेंगे संरचना। इस तरह से सम जमा रचना, संरचना। इसी तरह प्रभावित है और अपवित्र है, ये उपसर्ग के उदाहरण है। प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं? कि वह शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे लगकर नए शब्द का निर्माण करता है या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या अर्थ में विशेषता ला देता है, वह प्रत्यय कहलाता है। जैसे प्रश्न जैसे दे दिए ऐतिहासिक, इतिहास जमा इक, ऐतिहासिक। प्यासा, प्यास जमा आ, प्यासा। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न दो तरह से पूछे जा सकते हैं। एक, शब्द दे दे और आपसे कहा जाए मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। दूसरा, शब्द दे दे, प्रत्यय दे दे और आपसे कहा जाए कि प्रत्यय लगाकर नए शब्द का निर्माण कीजिए, दो शब्द बनाइए प्रत्यय लगाकर। इस तरह से प्रश्न की दिए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रत्यय से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? तो प्रत्यय में भी इसी तरह से एक शब्द दे दिया और आपसे कहा गया कि मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। जैसे पर्वतीय शब्द दे दिया तो वहां पर पर्वत जमा ईय, पर्वतीय, बड़ी की मात्रा, पर्वतीय, ये ईय प्रत्यय है और पर्वत मूल शब्द है। प्रतिभावान, वान प्रत्यय है और प्रतिभा मूल शब्द है। चित्रकार, चित्रकार में चित्र मूल शब्द है, कार जो है वह प्रत्यय है। सर्वहारा, सर्वहारा में सर्व क्या है? सर्व मूल शब्द है, हारा जो है वह प्रत्यय है। बुराई, बुरा जमा आई, बुराई, बुरा जो है मूल शब्द है। आई क्या है? आई उप प्रत्यय है। उपकारी, उपकारी यहां पर ये उपकारी, उपकार और ई प्रत्यय है। यहां पर ये देखिए, ये गलत लिखा हुआ है यहां पे। ये देखिए, उपकारी में ई प्रत्यय है। क्या है? इसको जब हम अलग करेंगे तो यह उपकारी में ई प्रत्यय निकल आएगा। ई प्रत्यय हम निकालेंगे। भूखा, भूख जमा आ, भूखा। जहरीला, जहर जमा इला, जहरीला। जादूगर, जादूगर में गर प्रत्यय है, जादू उपसर्ग है। धनवान, धनवान में धन मूल शब्द है, वान प्रत्यय है। गाड़ी वाला, देवरानी। पुष्प जमा आई, पुष्पाई। दीनता, शासकीय, शासकीय में शासक मूल शब्द है और ईय प्रत्यय है। अब यहां तक हमने उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं यह हमने डिस्कस किया है और इसके कुछ उदाहरण कैसे आपको दिए जाएंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है प्रश्न पूछने का? दूसरा तरीका हो सकता है जैसे मान लीजिए आ उपसर्ग दे दिया और आपसे कहा जाए कि इसे उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए, या बे उपसर्ग दे दिया और कहा जाए कि इसे दो शब्द बनाइए बे उपसर्ग लगाकर, जैसे बेईमान, बेहिसाब, इस तरह के शब्द आप बनाइए। तो आ सकता है, आप इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो मैंने आपको बताया है, एक मूल शब्द और प्रत्यय अलग करने के लिए, मूल शब्द और उपसर्ग अलग करने के लिए, एक प्रत्यय दे दे और आपसे कहा जाए कि उस प्रत्यय को लगाकर दो शब्द बनाइए, उपसर्ग दे दे और कहा जाए कि उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। शब्द में उपसर्ग कहां लगता है? शब्द के आगे लगता है। शब्द में, मूल शब्द में प्रत्यय कहां लगता है? मूल शब्द में प्रत्यय पीछे लगता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि
जब दो निकटतम वर्णों के मेल से विकार होता है तो वह संधि होती है। जैसे संधि ज्वाइनिंग को कहते हैं, जैसे हिम जमा आलय हिमालय, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, देव जमा ईश देवेश। ये संधि के नियम हैं, ये संधि हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 है। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में क्या है? स्वर संधि की आज हम बात करेंगे। स्वर संधि, स्वर दो निकटतम स्वरों के जो मेल से विकार होता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे अब उदाहरण देखिए, स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद हैं स्वर संधि के। अब सबसे पहले दीर्घ संधि के उदाहरण लेते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि दीर्घ संधि में जैसे देव जमा अर्थ, देव जमा अर्थ देवार्थ, हिम जमा आलय हिमालय, और क्या हो सकता है? विद्याजमा आलय विद्यालय। इस तरह से जितने भी अ के बाद अ आए या आए तो आ ही होगा। उसी तरह से ई के बाद अगर ई हो तो ई ही होगी। जैसे कवि जमा इंद्र कवींद्र, रवि जमा इंद्र रवींद्र, यानी कि दीर्घ हो जाना है यहां पर। उसी तरह से ऊ वाले होंगे भूजमा ऊर्जा भूर्जा, ये भी दीर्घ संधि के उदाहरण है। ऊ के बाद ऊ आए तो वो ऊ या ऊ दोनों में से कोई भी आए तो दीर्घ ही हो जाएगा, बड़ा ही रूप होगा। अब अगला क्या है? अगला है गुण संधि। गुण संधि में किसे कहते हैं? कह रहे कि जब अ के बाद भिन्न स्वर आए, तो जैसे अ के बाद अगर ई आए तो ए हो जाएगा, और अ के बाद अगर ऊ आए तो ओ हो जाएगा, और अ के बाद अगर री आए तो अर हो जाएगा। देखिए उदाहरण देखिए कैसे होगा। देव जमा इंद्र देवेंद्र। अब यहां पर देव जमा इंद्र देवेंद्र, नर जमा इंद्र नरेंद्र। यहां अ के बाद ई है इसलिए ए बन गया। अब सूर्य जमा उदय सूर्योदय, चंद्र जमा उदय चंद्रोदय। अ के बाद ऊ आया तो वो ओ हो गया। ऋषि जमा महाजमा ऋषि महर्षि, आ के बाद री तो अर हो गया महर्षि। ये संधि है किसके? गुण संधि के। अब वृद्धि संधि, सब कुछ वृद्धि होगा, बड़ा ही होगा। अ के बाद ओ आए तो औ हो जाएगा, अ के बाद ए आए तो ऐ हो जाएगा। जैसे सदा जमा एव सदैव, मम जमा एव ममैव, वन जमा औषधि वन औषधि, जल जमा ओघ जलौघ। ये है, ये क्या है? ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। उसी तरह से अगला यण संधि है। यण संधि क्या है? यण संधि जब अभी तक क्या था? अ के बाद भिन्न स्वर आ रहा था। अब अ के बाद नहीं, अब जैसे ई के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो य हो जाता है, और बाद वाला जो स्वर है वो मात्रा का काम करता है। जैसे क्या होगा? इति जमा आदि इत्यादि, या हो गया आ और य हो गया, ई का य तो इत्यादि हो गया। ये यण संधि के उदाहरण है। अब देखिए अगर ऊ के बाद आए तो वह हो जाएगा, और बाद वाला स्वर जो है वह मात्रा का काम करेगा। जैसे सुजमा आगत स्वागत, सुजमा आगत, ऊ जो है वह में बदल गया, आगत है वो मात्रा लग गया आ, स्वागत। सुजमा अच स्वच्छ, ये है। अब उसी तरह से री के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो र हो, री का र हो जाता है और बाद वाला मात्रा का काम करता है। जैसे मातृ जमा आज्ञा मात्राज्ञा, मातृ जमा आज्ञा मात्राज्ञा, पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा। ये है। यहां पर 2 नियम एक और लग जाता है। मातृ जमा आज्ञा मात्राज्ञा, त्र हो जाता है त और र, चूंकि मातृ मां और त उससे री गायब हो जाता है, वो र में बदल गया, त प्लस र तो त्र बन गया। बाद वाला जो है वह स्वर का मात्रा का काम किया तो मात्राज्ञा ये बन गया।
इस तरह से उसमें नियम, दो नियम लग जाते हैं। एक तो संयुक्त व्यंजन वाले नियम लग जाते हैं और संधि के नियम तो उसमें लगे ही हैं। तो ये हमारा यण संधि है। और जब हम बात करते हैं अयाद्य संधि, अयाद्य संधि का क्या है कि जब अगर क्या होगा, ये ई और ई और क्या हुआ, ई और ऊ का हो गया, री का हो गया। अब क्या बचा हुआ है, ओ और ए और ओ बचा है। अगर ए के बाद भिन्न स्वर आए तो ऐ हो जाता है, ऐ के बाद भिन्न स्वर आए तो आय हो जाता है। जैसे चेजमा अन चयन, नैजमा इका नायिका। और उसी तरह से वहां पर ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। और औ के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, आब हो जाएगा। कैसे, देखिए, पोजमा अन पवन, पौजमा अक पावक। तो ये अयाद्य संधि के नियम हैं। अब हमने आपको क्या क्या बताया, हमने बताया कि गुण संधि, हमने बताया दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद्य संधि। आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी हम आपसे बात करते हैं। संधि, संधि के कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संधि में दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको मूल शब्द संधि दे दे और कहा जाए कि आप इसका विग्रह कीजिए, अलग कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। यथाजमा इष्ट, यथेष्ट, लंकाजमा ईश, लंकेश, देवजमा आलय, देवालय, सीमाजमा अंत, सीमांत, मतजमा ऐक्य, मतैक्य, सप्तजमा ऋषि, सप्तर्षि, सप्तर्षि, पौजमा अक, पावक, भोजमा ईश्य, भविष्य। ये तो इस तरह से होगा कि आपको एक शब्द दे दिया गया, शब्द में आपको सब विच्छेद किया हुआ शब्द दिया गया, यथाजमा इष्ट, यथेष्ट। अब यहां कैसे करेंगे, यथेष्ट लिखेंगे, यानी इसका संधि कीजिए। और ये विच्छेद दिया गया है, शब्दों को अलग करके दिया हुआ है, आपको जोड़ना है। जैसे ठीक उसी तरह से देखिए, मैं यहां पर एक जोड़ कर दिखाता हूं, देवालय, ये देवालय हमने जोड़ दिया। आइए, संधि में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संधि में दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको संधि विच्छेद किया हुआ दे दे और आपसे कहा जाए कि संधि कीजिए। जैसे यहां पर है यथाजमा इष्ट, यथेष्ट, लंकाजमा ईश, लंकेश, देवजमा आलय, देवालय, सीमाजमा अंत, सीमांत, मतजमा ऐक्य, मतैक्य, सप्तजमा ऋषि, सप्तर्षि, पौजमा आवक, पावक, भोजमा ईश्य, भविष्य। ये तो हुआ कि आपको विच्छेद किया हुआ दिए और संधि करने के लिए दिया जाए। उसी तरह से आपको निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। अनुजमा एशक, अन्वेषक, देवीजमा आगमन, देव्यागमन, सुजमा अधीन, स्वाधीन, अतिजमा अधिक, अत्यधिक, नैजमा इका, नायिका, भारतजमा इंदु, भारतेंदु, भूजमा ऊर्जा, भूर्जा, अधिजमा ईश्वर, अधीश्वर। तो ये है संधि के। वाक्य किसे कहते हैं, सार्थक शब्दों का वह समूह जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है उसे वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर कौन कौन से भेद हैं, अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। कौन कौन से, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य भी कह सकते हैं, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। ये 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य क्या है, वो जैसे सूर्य पश्चिम में डूबता है, ये विधानवाचक वाक्य है। उसके वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसमें उद्देश्य है उसमें एक साधारण सा वाक्य कहा गया है विधान वाला, जैसे हमने उदाहरण कहा कि सूर्य पश्चिम में डूबता है, ये इसमें एक उद्देश्य है और विधेय है। शीला अध्यापिका है, एक उद्देश्य और एक विधेय है। ये विधानवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, जिसमें प्रश्न पूछा गया है, क्या आप विद्यालय जाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, यहां पर प्रश्नवाचक वाक्य है। नकारात्मक वाक्य, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, नहीं मत का प्रयोग किया जाता है निषेधवाचक वाक्य में, तो ये निषेधवाचक है। संकेतवाचक वाक्य में क्या है, कारण, कार्य का कारण दिया हुआ होता है।
आज मंगलवार बंद है इसलिए बाजार बंद है। यदि अच्छी वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। आप परिश्रम करेंगे तो आपके अच्छे अंक आएंगे, वहां कारण दिया हुआ है। अगला क्या है? संदेहवाचक, जिसमें शक शुभ हो प्रस्तुत किया गया हो, व्यक्त किया गया हो। शायद आज वर्षा होगी, शायद इसमें लगा है। निषेध का मैंने बता दिया है, संकेत का बता दिया है। आज्ञावाचक, ऑर्डर देना, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यह भी एक तरह से ऑर्डर है। बाजार जाओ, पढ़ने बैठ जाओ, कमरे से बाहर जाओ, यह आज्ञावाचक वाक्य है। विस्मय आदि वाचक, हर्ष, शोक, दुख, ये इस तरह के व्यक्त होते हैं। वो विस्मय आदि, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये इस तरह से। उसके बाद क्या है? उसके बाद इच्छावाचक वाक्य, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये यहां इसमें इच्छा व्यक्त की गई है, आप बहुत अच्छे अंक लेकर पास करें, ये भी इच्छा व्यक्त की गई है, इसलिए ये इच्छावाचक वाक्य है। तो हमने यहां पर वाक्य से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपको एक वाक्य दे दे और कहा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। दूसरा, एक वाक्य दे दे और आपसे कहा जाए कि इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए, या इसे इच्छावाचक वाक्य में बदलिए, या इसे निषेधवाचक वाक्य में बदलिए। दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको पहचानने के लिए पूछा जाएगा कि यह कौन सा वाक्य है, और दूसरा इसे वाक्य परिवर्तन करने के लिए, वाक्य रूपांतरित करने के लिए प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए, नकारात्मक वाक्य में बदलिए, विधानवाचक वाक्य में बदलिए, संकेतवाचक वाक्य में बदलिए। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो व्याकरण से इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। मेरी कोशिश है कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपके व्याकरण से जो संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, 16-17 नंबर के जो व्याकरण हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसे पूरा कर सकते हैं। विराम चिन्ह को इसमें हमने नहीं रखा था, विराम चिन्ह के लिए अलग से वीडियो बनाया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने विराम चिन्ह के लिए अलग से वीडियो रखा है। और कोशिश मैं करूंगा कि हम उसका लिंक उसी में हम साथ में जोड़ देंगे, जिससे आप आगे उसको विराम चिन्ह को भी देख सकते हैं। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।